13 अगस्त 1972 रात गहरी थी। आसमान काले बादलों से भरा हुआ था और पाकिस्तान की रावलपिंडी में एक ऐसी जगह थी जहां से भागना नामुमकिन माना जाता था। यह कोई आम जेल नहीं थी, यह था प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप, जहां 1971 के बाद भारतीय वायुसेना की 12 पायलटों को कैद करके रखा गया था। ऊंची ऊंची दीवारें, उनके ऊपर कटीले तार, हर कोने पर बंदूक लिए सिपाही और हर पल नजर रखने वाली आंखें। यहाँ से कोई भाग सकता है, यह सोच भी पागलपन लगती थी। लेकिन इसी जगह 3 ऐसे लोग थे जिनके अंदर एक आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो डर से बड़ी थी, जो मौत से भी बड़ी थी, और यही आग इतिहास लिखने वाली थी। 13 दिसंबर 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। जमीन पर भारतीय सेना लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन आसमान में लड़ाई उतनी आसान नहीं थी। पाकिस्तान के जफरवाल के पास एक ऊंचा वॉच टावर था जो भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। वहां से हर मोमेंट पर नजर रखी जाती थी और भारतीय विमानों पर सटीक हमला किया जाता था। इस खतरे को खत्म करना जरूरी था और यह जिम्मेदारी सौंपी गई भारतीय वायुसेना की एक बहादुर पायलट को, दिलीप पारुलकर। एक ऐसा नाम जो अनुशासन और साहस और चतुराई के लिए जाना जाता था। 10 दिसंबर 1971 दिलीप पारुलकर अपने सुखोई फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। उनका लक्ष्य साफ था, वॉच टावर को खत्म करना। लेकिन जैसे ही वॉच टावर के करीब पहुंचे, अचानक आसमान गोलियों से भर गया। पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गन लगातार फायर कर रही थी। गोलियां सीधे उनके विमान की तरफ आ रही थी। कुछ ही सेकंड में उनका विमान बुरी तरह डैमेज हो गया। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, इजेक्ट करना। उन्होंने बिना देरी किए इजेक्ट किया। जान तो बच गई, लेकिन किस्मत उन्हें दुश्मन की जमीन पर ले आई। जैसे वह जमीन पर उतरे, वह पहले से ही घायल थे, लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ। आसपास के लोग उन्हें देख चुके थे। भीड़ जमा होने लगी और अचानक नारे गूंजने लगे, दुश्मन दुश्मन। कुछ ही सेकंड में भीड़ हिंसक हो गई। लोगों ने उन्हें घेर लिया, मारना शुरू कर दिया। उनका सामान छीन लिया गया। उनके शरीर पर हर तरफ चोटें पड़ रही थी। वह अकेले थे, थके हुए, घायल और अब भीड़ के बीच फंसे हुए। कुछ ही देर में उनकी हालात इतनी खराब हो गई कि वह बेहोश हो गए। अगर कुछ और मिनट गुजर जाते तो शायद वह जिंदा नहीं बचते। तभी दूर से पाकिस्तानी सैनिक पहुंचे। उन्होंने भीड़ को हटाया और एक बात कही जो उनकी जिंदगी बचा गई, इसे जिंदा पकड़ो, ये हमारे ज्यादा काम आएगा। उसी पल दिलीप पारुलकर मौत के मुंह से वापस खींच लिए गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को एक अंधेरी कोठरी में पाया। नमी, बदबू और सन्नाटा। उनके सामने एक पाकिस्तानी अधिकारी खड़ा था। उसने कागज और पेंसिल उनकी तरफ बढ़ाई और कहा, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। यह भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण एयरबेस था। पारुलकर समझ गए अगर उन्होंने सच बताया तो यह देश के लिए खतरा होगा। उन्होंने तुरंत मना कर दिया और यहीं से शुरू हुआ टॉर्चर, दिन रात बार बार दबाव। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। आखिरकार भारी दबाव में उन्होंने नक्शा बनाने के लिए हामी भर दी। लेकिन यहाँ उन्होंने एक ऐसा खेल खेला जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने आदमपुर का नहीं, मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया। पहले तो अधिकारी खुश हुआ, लेकिन जैसे उसे सच्चाई पता चली वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे सजा दी गई, पूरी रात खड़े रहना होगा। एक गार्ड को आदेश दिया गया, अगर वह बैठे तो तुरंत गोली मार देना। रात लंबी थी, शरीर टूट रहा था, आंखें बंद हो रही थी, लेकिन बैठना मतलब मौत था। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को और इंसानी बना दिया। गार्ड ने धीरे से कहा, बैठ जाओ, मैं संभाल लूंगा। दुश्मन देश का सैनिक, लेकिन दिल इंसान का। कुछ दिनों बाद उन्हें भारतीय पायलटों के साथ रखा गया। रावलपिंडी का कैंप। यहाँ 12 भारतीय पायलट थे। सबने दर्द सहा था, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी थी। यहीं एक नया विचार जन्म लेता है। 25 दिसंबर 1971 खबर आई, पाकिस्तान ने ढाका में सरेंडर कर दिया। भारत युद्ध जीत चुका था। सब खुश थे, सबको लगा अब घर जाना तय है। लेकिन दिलीप पारुलकर और कुछ सोच रहे थे। उन्हें लगा सरकारों के बीच बात लंबी चलेगी और अगर उन्होंने इंतजार किया तो शायद सालों लग जाएं। और तभी उनके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया, क्यों ना हम खुद ही भाग जाएं। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी योजना जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली थी। रावलपिंडी का वो कैंप जहां हर दिन एक जैसा लगता था। सुबह गिनती, पहरा और फिर इंतजार जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 25 दिसंबर 1971 के बाद सबको लगा था कि अब जल्दी रिहाई होगी, लेकिन दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में कोई खबर नहीं। उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगे, लेकिन एक इंसान था जो हार मानने के लिए तैयार नहीं था, दिलीप पारुलकर। शुरुआत में उन्होंने एक खतरनाक प्लान बनाया। रात को जब गार्ड उन्हें टॉयलेट ले जाता है तो उसकी बंदूक छीनकर उसे ढाल बनाकर भाग जाना। प्लान सुनने में आसान था, लेकिन हकीकत में यह लगभग आत्महत्या जैसा था। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। काफी
काफी सोचने के बाद पारुलकर ने खुद ही यह प्लान छोड़ दिया। महीने गुजर गए, कैंप में मायूसी बढ़ गई। कुछ पायलट अब उम्मीद छोड़ने लगे थे, लेकिन पारुलकर के अंदर कुछ और ही चल रहा था। उनके लिए कैद सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह एक चुनौती थी और वह इसे हर हाल में तोड़ना चाहते थे। एक दिन उन्होंने फिर से साथियों से बात की। इस बार दो लोग आगे आए, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना ज्यादा शब्दों के समझ गए अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। सीधा बॉर्डर पार करना नामुमकिन था। युद्ध के बाद सुरक्षा कई गुना बढ़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। पहले अफगानिस्तान जाना, वहाँ से किसी तरह भारत पहुंचना। यह रास्ता लंबा था, लेकिन जिंदा रहने की उम्मीद ज्यादा थी। कैंप के इंचार्ज उस्मान हामिद ने उन्हें एक एटलस दिया था। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही चीज उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। रात भर तीनों नक्शे देखते, रास्ते समझते, दूरी नापते, हर संभावित रास्ते पर चर्चा करते। अब उन्हें चाहिए था एक ऐसा कमरा जो बाहरी दीवार की सबसे करीब हो, जहां से निकलना आसान हो सके। काफी दिनों तक उन्होंने नजर रखी और आखिरकार उनकी नजर पड़ी सेल नंबर 4 पर। लेकिन यहाँ शिफ्ट होना आसान नहीं था। यहाँ पारुलकर की समझदारी काम आई। उन्होंने गार्ड से अच्छा व्यवहार रखा था। धीरे धीरे कुछ जान पहचान बन गई थी। उसी का फायदा उठाया गया, रिक्वेस्ट डाली गई और कुछ समय बाद तीनों को सेल नंबर 4 में शिफ्ट कर दिया गया। इस सेल में पहले से एक और पायलट थे, विद्याधर शंकर चाटी। उन्होंने भागने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने एक बात कही, मैं भागूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और यही मदद आगे चलकर बहुत बड़ी साबित होने वाली थी। अब असली चुनौती शुरू हुई। दीवार जो करीब 18 इंच मोटी थी, बिना औजार के इसे तोड़ना असंभव था। लेकिन किस्मत एक बार फिर साथ थी। किसी तरह उन्होंने एक कैंची और स्क्रू ड्राइवर हासिल कर लिया। हर रात ठीक 12 बजे ऑपरेशन शुरू होता। एक आदमी बेड के नीचे घुसकर दीवार को कुरेदता, बाकी 3 पहरा देते। हर आवाज पर नजर, हर हलचल पर ध्यान। दीवार से निकलने वाली मिट्टी धीरे धीरे बेड के नीचे छुपाई जाती। उन्होंने सेल का बल्ब खराब कर दिया ताकि अंदर अंधेरा रहे, गार्ड ठीक से देख ना सके। जेल में बल्ब बदलना आसान नहीं था और इसी देरी का फायदा उठाया गया। एक रात सब कुछ लगभग खत्म हो गया था। एक गार्ड ने झांक कर देखा, उसे लगा सेल में सिर्फ 3 लोग हैं, जबकि हरीश सिंह बेड के नीचे थे। गार्ड को शक हुआ, उसने आवाज लगाई, लेकिन तीनों ने सोने का नाटक किया। गार्ड भागकर इंचार्ज को बुलाने गया। जैसे ही गार्ड गया, हरीश सिंह तुरंत बाहर निकले और अपनी जगह पर लेट गए। कुछ ही पलों में उस्मान हामिद अंदर आए। चारों को गिना, सब सही था। उन्होंने गार्ड को ही डांट दिया और चले गए। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए। दीवार धीरे धीरे कमजोर होती गई। ईंटों से सीमेंट निकाला जाता, फिर उन्हें वापस उसी तरह लगा दिया जाता। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था। तीनों जानते थे बाहर की दुनिया और भी खतरनाक होगी, इसलिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। हर महीने मिलने वाले 57 रुपए से उन्होंने खरीदा सूखे मेवे, कंडेंस्ड मिल्क और जरूरी सामान। उन्हें दिशा जानने के लिए कंपास चाहिए था, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। तो उन्होंने कैसेट प्लेयर की मैग्नेट और सिलाई की सुई से एक जुगाड़ू कंपास बना लिया। अगर वे ऐसे ही भागते तो तुरंत पकड़े जाते, इसलिए उन्होंने पठानी सूट सिलवाए जेल के टेलर को पैसे देकर, ताकि बाहर निकलकर भीड़ में घुल मिल सके। अब दीवार लगभग तैयार थी, बस एक पतली प्लास्टर की परत बची थी, जिसे जानबूझकर छोड़ा गया ताकि भागने वाली रात उसे आसानी से तोड़ा जा सके। और सब कुछ तैयार था। महीनों की मेहनत, हर रात का जोखिम, हर पल का डर। अब बस इंतजार था एक सही रात का, एक ऐसी रात जब किस्मत भी उनका साथ दे। 13 अगस्त 1972 रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छा गए थे, हवा तेज चल रही थी और फिर बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की, फिर तेज, और कुछ ही देर में पूरा कैंप भीग चुका था। गार्ड्स अपने अपने शेल्टर में सिमट गए। नजर कम हो गई थी और यही वो पल था जिसका इंतजार महीनों से किया जा रहा था। सेल नंबर 4 के अंदर तीनों पायलट चुपचाप बैठे थे। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया हो। उन्होंने अपने पठानी सूट पहने, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, थोड़े पैसे और जुगाड़ से बना कंपास सब अपने साथ लिया। यह सिर्फ सामान नहीं था, यह उनकी उम्मीद थी। जाने से पहले उन्होंने अपने साथी विद्याधर शंकर चाटी को गले लगाया। कोई शब्द नहीं बोले गए, क्योंकि कभी कभी खामोशी सब कुछ कह देती है। उन्हें नहीं पता था कि वे दोबारा मिलेंगे या नहीं। अब सबसे अहम पल था। दिलीप पारुलकर आगे बढ़े और दीवार की आखिरी पतली परत को धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। हर आवाज, हर हलचल, दिल की धड़कन बढ़ रही थी। लेकिन बारिश उनके साथ थी। बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और कुछ ही मिनटों में वह परत टूट गई और सामने था आजादी का रास्ता। एक एक करके तीनों उस संकरे छेद से बाहर निकले। अब वे सेल के बाहर थे और तभी उन्होंने देखा दीवार के पास एक पाकिस्तानी गार्ड चारपाई पर सो रहा था, बस कुछ ही कदम दूर। तीनों रुक गए। अगर वह जाग गया तो सब खत्म। उन्होंने बिना आवाज किए धीरे धीरे कदम बढ़ाए। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे बाहर सुनाई दे रही हो, लेकिन किस्मत अभी भी उनके साथ थी। गार्ड नहीं जागा,
अब सामने थी कैंप की सबसे ऊंची दीवार, ऊपर कटीली तार। लेकिन वे तैयार थे। उन्होंने अपने कपड़ों को बांधा, एक अस्थायी रस्सी बनाई, उसे ऊपर फेंका और तारों में फंसा दिया। पहले दिलीप पारुलकर चढ़े, धीरे धीरे हर कदम सोच समझकर, फिर दीवार के ऊपर पहुंचे और दूसरी तरफ कूद गए। फिर MS ग्रेवाल और आखिर में हरीश सिंह, तीनों अब कैंप के बाहर खड़े थे, बारिश में भीगते हुए। लेकिन आजादी महीनों की मेहनत, हर रात का खतरा अब सफल हो चुका था। लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। तीनों बिना रुके दौड़ने लगे। किसी को कुछ पता चलने से पहले जितना दूर जा सकते थे उतना दूर जाना था। कुछ समय बाद वे एक बस स्टैंड पहुंचे। वहां एक बस खड़ी थी जो जा रही थी पेशावर। उन्होंने बिना देरी किए बस में चढ़ गए। भीगे हुए कपड़े, थके हुए शरीर, लेकिन आंखों में उम्मीद। बस चल पड़ी। एक खतरनाक सफर। पूरी रात वे चुपचाप बैठे रहे। हर इंसान उन्हें सबकी नजर से देख सकता था, हर सवाल उन्हें पकड़वा सकता था। लेकिन उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और तय किया, डर को बाहर नहीं आने देंगे। सुबह करीब 6 बजे वे पेशावर पहुंचे। अब सबसे बड़ा खतरा था पहचान। अगर किसी ने उनसे कलमा पढ़ने को कहा या मेडिकल चेक किया तो सब खत्म। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे खुद को क्रिश्चियन बताएंगे ताकि कोई धार्मिक सवाल ना पूछ सके। यह एक छोटा सा झूठ था, लेकिन उनकी जिंदगी इसी पर टिकी थी। पेशावर से उन्होंने एक और लोकल बस ली। उनका लक्ष्य था लंडी कोटल, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पास था। सुबह करीब 9:30 बजे वे वहां पहुंच गए। अब वे अपने लक्ष्य के बेहद करीब थे, बस कुछ ही किलोमीटर और वे पाकिस्तान से बाहर हो सकते थे। उसी समय रावलपिंडी के कैंप में हड़कंप मच चुका था। सुबह 11 बजे गार्ड्स को पता चला तीनों पायलट गायब हैं। जब वे सेल नंबर 4 में पहुंचे और दीवार में बना बड़ा सुराग देखा तो कुछ पल के लिए सब सन्न रह गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद यह हो गया। गार्ड्स गुस्से में थे, लेकिन उससे ज्यादा डर में थे। उन्हें पता था ऊपर से सजा आएगी। और तब उन्होंने एक खतरनाक फैसला सोचा। विद्याधर शंकर चाटी को गोली मार दी जाए और ये कह दिया जाए कि वह भी भागने की कोशिश कर रहे थे, ताकि सारा दोष उन्हीं पर डाल दिया जाए। लेकिन किस्मत एक बार फिर सही समय पर पलटी। सीनियर अधिकारियों को सच्चाई पता चल गई और चाटी की जान बच गई। उधर तीनों पायलट अब अपने मिशन के आखिरी पड़ाव के करीब थे। उन्हें पार करना था तुरखम बॉर्डर, जो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। लेकिन एक समस्या थी, उन्हें रास्ता नहीं पता था और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। आगे क्या हुआ? क्या वे बॉर्डर पार कर पाएंगे या किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया? लंडी कोटल सुबह का वक्त, बारिश थम चुकी थी। तीनों पायलट अब अपने मिशन के सबसे आखिरी पड़ाव पर थे। बस 5 किलोमीटर, सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था तुरखम बॉर्डर और उसके पार आजादी। उनके पास हिम्मत थी, योजना थी, सामान था, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता था। और यही छोटी सी कमी अब सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी। उन्होंने अपना एटलस निकाला। उसमें एक जगह दिखाई दे रही थी, लंडी खाना रेलवे स्टेशन। प्लान था वहां तक पहुंचो और फिर वहां से बॉर्डर का रास्ता पकड़ो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह नक्शा पुराना था और वह रेलवे स्टेशन 1932 में ही बंद हो चुका था। तीनों एक चाय की टपरी पर पहुंचे। वहां कुछ लोग खड़े थे। पारुलकर ने पूछा, लंडी खाना कैसे जाए? बस यही एक सवाल उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। जैसे ही यह नाम लिया गया, लोग उन्हें घूरने लगे, क्योंकि वह जगह अब मौजूद ही नहीं थी। तभी एक आदमी आगे आया। उसकी नजरें तेज थी। उसने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? पारुलकर ने तुरंत जवाब दिया, हम पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसर हैं, छुट्टी पर हैं, घूमने जा रहे हैं। यह जवाब शायद किसी और जगह पर काम कर जाता, लेकिन यहाँ नहीं। वह आदमी कोई आम व्यक्ति नहीं था, वह तहसीलदार का क्लर्क था। उसे शक हो गया। उसने कहा, यहाँ इस नाम की कोई जगह नहीं है। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। हवा बदल रही थी। उस आदमी ने ताना मार, तुम तीनों बंगाली हो ना, अफगानिस्तान भाग रहे हो? यह सुनकर तीनों समझ गए मामला अब हाथ से निकल रहा है। ग्रेवाल ने हंसते हुए कहा, क्या हम आपको बंगाली लगते हैं? लेकिन अब शक यकीन में बदल रहा था। भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और सीधे तहसीलदार के पास ले जाया गया। तहसीलदार के सामने तीनों ने वही कहानी दोहराई, हम पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसर हैं। लेकिन तहसीलदार को भरोसा नहीं हुआ। उसकी आंखों में साफ शक था। अब दिलीप पारुलकर ने सोचा, एक आखिरी चाल चलनी होगी। उन्होंने कहा, अगर भरोसा नहीं है तो पाकिस्तान एयरफोर्स की LDC उस्मान हामिद से बात करवा दीजिए। उन्हें लगा यह सुनकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यही सब कुछ बदल गया। तहसीलदार ने तुरंत फोन मिलाया और फोन पारुलकर को पकड़ा दिया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उन्हें बात करनी पड़ी। जैसे ही उस्मान हामिद ने आवाज सुनी, वह समझ गया यह वही तीनों पायलट हैं जो रावलपिंडी कैंप से भागे हैं। उसने तुरंत कहा, ये हमारे लोग हैं, इन्हें सुरक्षित रखो, हमारे सिपाही पहुंच रहे हैं। तीनों पायलट बस 5 किलोमीटर दूर थे। अगर उन्हें रास्ता पता होता, अगर उन्होंने वह सवाल नहीं पूछा होता, अगर वह फोन कॉल नहीं होता, तो शायद कहानी कुछ और होती। कुछ घंटों बाद पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंचे और तीनों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वापस रावलपिंडी लाया गया और 30 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट
की सजा दी गई। अकेली कोठरी, सन्नाटा और इंतजार। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह भागे थे। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन किया था। उन्होंने दिखा दिया था कि दीवारें, तार और बंदूकें हौसले को नहीं रोक सकती। कुछ समय बाद सभी भारतीय युद्ध बंदियों को एक दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया और फिर दिसंबर 1972 एक ऐसा ऐलान हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सभी भारतीय युद्ध बंदियों को रिहा करने का फैसला किया। अब ये सैनिक बाघा बॉर्डर से भारत लौटे तो वहाँ लाखों की भीड़ थी, हाथों में तिरंगा, आंखों में आंसू और दिल में गर्व। यह सिर्फ एक जेल से भागने की कहानी नहीं है, यह कहानी है हिम्मत की, दिमाग की और कभी न हार मानने वाले जज्बे की। 3 लोग, एक प्लान और एक कोशिश जो सफल होकर भी अधूरी रह गई, लेकिन इतिहास में अमर हो गई। अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो आप समझ चुके हैं कि असली जीत क्या होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।